नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़े कानून के बारे में बताएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़े तमाम पहलुओं की ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ओंकार प्रसाद जी। अगर आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग मसले पर कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-612-7937 और 0120-612-7938। और ओंकार प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वागत है सर आपका लीगल हेल्पलाइन में। और सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम का उद्देश्य क्या है? नमस्कार कुणाल जी, नमस्कार आपके दर्शकों को। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, इसके पहले हमें जानी पड़ेगी संथानम कमेटी रिपोर्ट के लिए। जब केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन ही हुआ है, संथानम आयोग बनी थी 1962 में और उसकी रिपोर्ट फाइनली आई 1964 में। अब आपके दर्शकों को ये मैं बता दूं कि संथानम आयोग ने जो सिफारिशें की थी उसमें यह था कि इसमें भ्रष्टाचार को सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकारियों, चाहे वो राजनेता हो, सिविल सेवक हो या किसी के द्वारा भी किया गया व्यवहार जिसमें वो अनुचित और अवैध रूप से खुद को या अपने करीबी लोगों को समृद्ध करते हैं या अपने पद का दुरुपयोग करते हैं या किसी दूसरे ऐसे कार्य करने का उनको प्रेरित करते हैं, इसके सब चीज को देख करके इसमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसके लिए उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन करने का सिफारिश किया, जिसे 11 फरवरी 1964 में गठित कर दिया। ठीक है, अब अगला सवाल यह है सर कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो हुई थी वह कब और क्यों की गई थी? हाँ, अभी मैंने बताया कि इसमें भ्रष्टाचार को सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को, जो कोई भी इसमें लिप्त है, जिसके द्वारा कि कोई अनुचित या अवैध कार्य कर रहा हो या खुद के लिए या अपने करीबी लोगों को लिए, जो भी उसमें उनको समृद्ध करने के लिए अनुचित कार्य के थ्रू अगर कुछ करता, मान लीजिए कोई बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ है, अब उसके खिलाफ तो कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता है, तो वो अपने आप को बिल्कुल ही मतलब वहां पे निरंकुश हो जाते थे। तो इस कारण से संथानम कमेटी जो बनाई गई थी 1962 में और 2 साल के बाद उसकी रिपोर्ट जो आई 1964 में, और 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई। और जिसमें इससे जो सतर्कता आयोग है, इसमें सारे जो अधिकारी ऊपर वाले जो होते हैं कि मतलब मान लीजिए कि जिसके खिलाफ कोई आदमी, नीचे वाला कोई आवाज ही नहीं उठा सकता और ऊपर वाले को कोई पता ही नहीं है, तो इस कारण से इस कमीशन का गठन किया गया, जिसके कारण उसमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उसके लिए सिफारिशें जो है इसी आयोग के थ्रू होती है। ठीक है, अगला अहम सवाल सर कि फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो मुख्य कार्य हैं और उनकी शक्तियां हैं वह क्या है? सबसे पहली चीज कि सतर्कता आयोग को अभी मैंने आपको बताया कि जो इसके कार्य क्षेत्र हैं, कार्य करने की जो चीजें हैं, वो भ्रष्टाचार में जो पदाधिकारी या अधिकारी लिप्त हैं, जो ऊपर वाले, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए या वो निरंकुश ना हो जाए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उसके लिए कोई आवाज नहीं उठती थी, कोई कुछ कह नहीं सकता था। तो सरकार के पास एक सिफारिश पेश की गई संथानम कमेटी की कि भाई जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो निरंकुश हो रहे हैं, तो वो भ्रष्टाचार में अगर लिप्त हैं तो उसको कैसे करके आप मान लीजिए कि उसको किस तरीके से इसको आप करेंगे कि जो भी आदमी उस पे आप भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो समाज में फिर अराजकता फैल जाएगी। और इस तरीके के चीज में सबसे पहले कि इसमें अब इस कमेटी का जो कार्य क्षेत्र है वो हुआ कि ग्रुप ए के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी या आरबीआई, नाबार्ड और सिडबी टाइप के जो ग्रुप डी वगैरह के जो बड़े अधिकारी हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, पीएसबी के अधिकारी और सरकारी रूप से
बीमा कंपनियों के बड़े अधिकारियों को इसके क्षेत्र में लाया गया ताकि उनके ऊपर कम से कम कोई अंकुश लगाया जा सके। आपने बहुत अहम बात बताई है सर। अब अगला सवाल यह है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं और जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कुणाल जी। सबसे पहली चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि चयन जो है ये चयन समिति करती है। चयन समिति में हमारे प्रधानमंत्री जो भी उस वक्त के हैं वो करेंगे, उसमें गृह मंत्री जो होंगे वो रहेंगे, और लोकसभा में जो ऑपोजिशन के लीडर होंगे वो सिफारिश करेंगे। उनकी सिफारिश पे ये जो संरचना है उसमें ये सिफारिश किसको करेंगे? ये करेंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसमें से कोई एक जो व्यक्ति होगा उसको अध्यक्ष चुनेंगे, और उन्हीं के मनोनयन पे फिर 2 और जो मेंबर्स होंगे उनको सदस्य के रूप में उनकी मतलब स्थापना जो इस कमीशन का तो सीवीसी भ्रष्टाचार मामलों की जानकारी को लेकर के यह अहम हम वार्तालाप आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से हम आपको नंबर बता देते हैं। जो कानूनी सहायता यदि कोई लेना चाहता है या जानकारी लेना चाहता है तो वह निम्नलिखित लिखे नंबर्स पर फ़ोन कर सकता है 0120-612-7937 और 0120-612-7938। चलिए ठीक है, अब चूंकि आपने नंबर्स को एक बार फिर से जान लिया है, एक बार दोबारा रुख करेंगे ओंकार प्रसाद जी के पास जो लगातार इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दे रहे हैं। जी ओंकार जी, आपकी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी सर, उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पर जाएंगे। हाँ, आपने बताया कि इसमें किस तरीके का ये जो संचालन है चयन समिति की सिफारिश, इसमें प्रधानमंत्री साहब होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा के अपोजिशन के लीडर, ये 3 लोगों की सिफारिश पे इसमें जो राष्ट्रपति को ये प्रेषित करते हैं कि ये अध्यक्ष होंगे, ये उनके मतलब सलाह पे राष्ट्रपति महोदय अध्यक्ष और सदस्य का उसमें गठन करते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक बात है। 3 सदस्य जी, 3 सदस्य 3 सदस्य ये कमेटी होती है। नहीं, ठीक बताया आपने सर। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। 2 मेंबर्स। और गठन की प्रक्रिया जो है चयन समिति, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के अपोजिशन के लीडर के सिफारिश पे ये कमेटी बनती। ठीक, अगला सवाल है सर, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों में सरकार की भूमिका क्या है? सबसे पहली चीज मैं बताऊं कि सरकार की भूमिका का जहां तक सवाल है केंद्रीय सतर्कता आयोग का, तो सरकार के जो भी कर्मचारी हैं वो सरकार के मातहत हैं। अगर मान लिए कि मैंने जैसे बताया कि बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर में पहले जब ये संस्थानम कमेटी बनाई इसलिए गई थी कि जब पता चला सरकार को कि देश में व्यापक लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो लोग बड़े अधिकारी हैं वो अपने अपने निजी लोग और जो अपने करीबी हैं उनको वो समृद्ध कर रहे हैं। तो इसके लिए संस्थापन कमेटी ने कहा कि भ्रष्टाचार से निवारण के लिए आप ये चीजें, हमारी जो गाइडलाइंस है उसको आप फॉलो करें, उसमें एक मतलब कमीशन का गठन करें। तो सरकार को एक टूल के तौर पे सेंट्रल विजिलेंस कमेटी जो है वो सिफारिश करती है सरकार को, वो कोई उस पे एक्शन नहीं ले सकती है। सरकार को ही जो भी कार्यवाही करनी होगी वो सरकार करेगी, ये केवल सिफारिश कर सकती है सरकार को, और सरकार उस पे एक्ट करे या ना करे वो सरकार का काम। आपने बहुत अहम बात बताई है। अब सर, यदि अधिकारों की बात की जा रही है तो यह भी बता दीजिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास कौन से अधिकार हैं और वह कैसे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है? जी, सबसे पहले चीज कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसके ऊपर केवल आप मान लीजिए कि जैसे अगर कोई इस संस्था में चेयरमैन है या उसके मेंबर्स हैं तो उनको पूरा स्वामित्व है और वो इंडिपेंडेंट है, वो अलग से अपना सारा इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी चीज की मान लीजिए कि वो एक सिविल कोर्ट की पावर रखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज कि सिविल कोर्ट के पावर में क्या होता है कि सबसे पहली चीज कि वो किसी भी गवाह को अपने पास बुला सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं, उनके जो कार्य प्रणाली है उसके लिए उनको जो चीजें चाहिए उनके तथ्य का एक साथ में वो आकलन कर सकते हैं, उनके पास से जितने इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वो अपना जो सिफारिश होगी उसके बेसिस पे वो फिर सरकार को भेज सकते हैं, और सरकार फिर उससे जो उस सिफारिश होगी उस पे एक्ट करने का कार्य करेगी कि हाँ भाई ये जो अब बताया है कमीशन ने वो सही है या गलत।
सर, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों का जो महत्व होता है वह क्या है और ये कैसे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है? अब देखिए, इसमें 3 टियर पॉलिसी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप किसी भी संस्था में अगर आप बैठे हुए हैं तो सरकार को जब सीबीसी की जरूरत पड़ी, अब सीबीसी की जरूरत क्यों पड़ी? सीबीसी की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर सारे अधिकारी अपने लेवल पे सारे अच्छे कार्य करते और कहीं पे भी मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इस तरीके के कार्य में सबसे पहला चीज कि अब पता कौन करेगा? अब ये कमीशन है, कमीशन ने उसमें एक मैंने बताया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और अपोजिशन के लीडर मिलकर के सलाह पे राष्ट्रपति इसको मतलब चुनती हैं। जो राष्ट्रपति महोदय होंगे वही इसके चेयरमैन और दोनों मेंबर्स का गठन करेंगे। लेकिन वो जब ऑटोनोमस बॉडी हो गई तो उसके पास सारा अधिकार आ गया। अब वो क्या करेगी कि मान लीजिए किसी अधिकारी के बारे में अगर उसमें कोई जानकारी मिली कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके बारे में खोजबीन करेगी, फिर उसको बुला करके उससे पूछताछ करेगी, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाएगी। वो रिपोर्ट मैक्सिमम आपको 6 मंथ्स में आपको भेजना पड़ेगा, मैक्सिमम 6 मंथ्स, और एक एक्सटेंडेड पीरियड है 30 डेज का, वो 6 महीने और एक 7 महीने के भीतर में किसी भी तरीके का इंक्वायरी है तो उसको आपको लेकर के उस कमीशन को आगे प्रेषित करना ही पड़ेगा। सर, इस पूरी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल यह है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि क्या है? कुणाल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहली चीज की मैं आपसे बता दूं कि कार्यकाल का जो अवधि है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष। अगर वो मान लीजिए कि 60 वर्ष के हैं तो वो केवल 64 में रिटायर कर जाएंगे, लेकिन अगर वो 63 के हैं तो उनका 65 जैसे ही हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। या तो 4 इयर्स या 65 इयर्स, जो पहले हो जाए वो कार्यकाल है। ऐसे नॉर्मल वे में 4 साल और नहीं तो उम्र के सीमा के हिसाब से 65 साल। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर कैसे बढ़ावा दिया जाता है? देखिए कुणाल जी, सबसे पहले चीज की केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसको अपने से ये कोई कार्य नहीं करती है, ये केवल सलाह देने का कार्य करती है। ये कार्य करवाती है। किससे करवाती है? जैसे आपने सुना होगा कि सीबीआई, तो सीबीआई को ये अपने पास से कोई इसके पास इंक्वायरी आई या किसी तरीके का कंप्लेंट आया, ये आगे सीबीआई को प्रेषित कर देती है। सीबीआई से ये सारा डाटा लेकर के उसके बारे में खंगालने के बाद अब सीबीआई उस पर क्या करती है कि उसकी इंक्वायरी करती है। मान लीजिए कि कोई करप्शन में लिप्त है तो उसके जो अंदर तक जाने की जो प्रक्रिया है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो ऑफिसेज है, वो सीबीआई की हो जाती है इसमें। और वो आदेश किसका मानेगी? अपनी सीबीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। तो ये अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाता है। टेक्निकल कुछ चीजें हैं ये तो उसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व करती है, किसी और तरीके का है तो उसमें और किसी संस्था को इन्वॉल्व करती है। ये अपने आप से कोई कार्य जो है दूसरे से कार्य करवाने में ये अपना मतलब वो रखती है और सामर्थ्य रखती है। और जिस तरीके से जैसे मान लीजिए कि सीबीआई है तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करके बता दिया कि हाँ जी इसमें ये बिल्कुल जो आपके भ्रष्टाचार के चीजें उस पर लगी हुई है वो नहीं है, तो वो छूट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर उसमें कुछ हुआ तो वो फिर उस सलाह को सरकार को, गवर्नमेंट को वो सेंट्रल सीबीसी प्रेषित करती है, उसमें सरकार उस पर अपनी संज्ञान लेती है। ठीक बात है। अगला सवाल है सर कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ अन्य सरकारी जो एजेंसियां होती हैं उनका सहयोग कैसा होता है और कैसे होता है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैंने यही कहा कि समन्वयन रखती है ये, जैसे कि अपने ये सलाहकार समिति जो है एक तरीके से सलाहकार सलाह देने के लिए है। तो अब ये कार्य किससे करवाएगी? जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है, जो अलग अलग संस्थानों के कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने अभी सीबीआई का बात किया, अब सीबीआई वाले जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अब वो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसके जड़ तक जाते हैं, किसी चीज के तथ्य तक जाते हैं। आपने ऐसे नॉर्मल वे में देखा होगा कि कोई भी एजेंसी आती है तो सबसे पहले चीज कहती है कि नहीं जी इसका सीबीआई से इंक्वायरी करवा दिया है। मतलब कि भारत में जनता का जो फेथ है वो सीबीआई और सीबीसी पे ही है। तो सीबीसी क्या करती है कि उस संस्थागत चीजों को लेकर के अपने में, अपने कार्य प्रणाली में जो चीजें हैं उसको, मान लीजिए टेक्निकल कोई चीज है तो टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए किसी का उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज है तो
तो उसको लेकर के वो बुलाते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट करो, इसमें टेक्निकल फ्लॉज है, ये मान लीजिए कि साइबर क्राइम है कोई, तो साइबर एक्सपर्ट को बुला करके उसको दे देंगे, उस संस्था को दे देंगे। तो इनका एक्सपर्टीज अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो एक्सपर्ट है उनके लेकर के उनसे कार्य करवाना इनका कार्य है। उसके जो आप उसके बाद इन्वेस्टिगेट करके जो इनके पास आता है उसको फिर वो उस सलाह को वो आगे सरकार को प्रेषित करते हैं। तो इस तरीके से इनकी जवाबदेही ये बन जाती है कि हर एक संस्था को अपने साथ में लेकर के चलना। ठीक, अगला सवाल अब यह बन रहा है सर कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो कार्य हैं उनको पूरा करने में क्या चुनौतियां आती हैं और कैसे इन्हें दूर किया जाता है? आप कुणाल जी बहुत अच्छा सवाल किए। सबसे पहली चीज ये है कि मान लीजिए कि सीबीसी जो है उसमें मैंने बताया कि जो गठन होती है प्रक्रिया, उसमें मिनिमम जो भारत सरकार के आईएएस आईपीएस अधिकारी इस तरीके के जो लोग हैं वही इसके सदस्य होते हैं, और चेयरमैन भी उसी में से कोई होगा। तो वो अगर मान लीजिए कभी कहीं पे आप मान लीजिए कि काम किए हैं तो ह्यूमन बीइंग है, वो कहीं सी संस्था में रहे, उनके अंदर कोई काम कर रहा है, अब उसी का कंप्लेंट उसके पास आ गया, तो ऑब्वियस है कि वहां पे थोड़ी सी जो हम कह सकते हैं कि आप पे एक ह्यूमन जो एरर है वो हो सकता है, लेकिन इस पे आप दोनों चीजों को लेकर के एक साथ में नहीं कर सकते। इसलिए कि मान लीजिए कि एक संस्थागत चीज है जिसपे आपने भरोसा जताया और उसी में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उसको वहीं से कर्टेल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो संस्था तो फ्यूटाइल हो जाएगी, उसका एफर्ट फ्यूटाइल हो जाएगा। तो सरकार को इन सब कार्यों में जो उनको, और दूसरी चीज की हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, जो उनको चाहिए जितने सारे चीज, मान लीजिए कि कोई ऑफिसर्स को कहीं बाहर भेजना है, कहीं एजेंसी को बाहर भेजना है, किसी से इंक्वायरी करवानी है, तो वो सारे हमारे पास सामर्थ्य उस लेवल पे नहीं है जितना चाहिए, जिसके कारण की संस्था को हमेशा कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये चुनौतियां आती हैं। और दूसरी चीज कि बहुत बार ऐसा होता है कि जिसके खिलाफ में आप इंक्वायरी कर रहे हो वो कोऑपरेट ही नहीं करता, इसलिए वो खुद ही बड़ा ऑफिसर होता है। तो इस तरीके की चुनौतियां डे बाय डे मतलब आती हैं और इसका निदान हो रहा है, सरकार भी इस पे कुछ कार्रवाई कर रही है। अब आखिरी सवाल है सर कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए? देखिए, भ्रष्टाचार के उपाय के लिए सबसे पहले चीज जो रोकथाम का उपाय है, भ्रष्टाचार तो सरकारी संस्थाओं में होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि होना ही नहीं चाहिए। अगर हो गई, जब संस्थानन कमेटी की रिपोर्ट ही आई थी तो उन्होंने कहा कि ये संस्थागत है। अगर संस्थाओं में सिविल सेवक द्वारा किया गया व्यवहार जिसमें कि वो अनुचित और अवैध रूप से खुद को या अपने करीबी लोगों को समृद्ध बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कि भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो ऐसे चीजों में कुछ ना कुछ तो मतलब कोई कमीशन होना चाहिए, कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसके कारण ये सीबीसी आई है। अब सीबीसी क्या करती है कि इंक्वायरी करवा करके उसको प्रेषित कर देती है सरकार को। अब सरकार उस पर एक्ट करे या ना करे, ये सरकार का कार्य है। अब दिक्कत यह है कि मान लीजिए कोई संस्था में है, अब वो दिवालिया हो गया, या जो चेयरमैन है या जो मेंबर्स हैं वो दिवालिया हो गए, तो उसको उस पे बैठे रहने का कोई हक ही नहीं है, या मेंटली या फिजिकली किसी भी तरीके से, या खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो दूसरे का क्या इंक्वायरी करेगा। तो इस तरीके की चीजें जो है इसको देख करके सरकार को भी इसमें मतलब लेना चाहिए संज्ञान। और दूसरी चीज की इनको हटाने का जो प्रक्रिया, मान लीजिए कि कोई सीबीसी के चेयरमैन है या मेंबर है, उनके ऊपर ही आरोप लगता है, तो उसका क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा वो करते हैं रेफर सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट उसमें इंक्वायरी कंडक्ट करती है। उस इंक्वायरी को कंडक्ट करने के बाद वो देखती है कि ये सही है या गलत है, फिर उसके बाद वो रेफर करती है राष्ट्रपति को। तो अल्टीमेटली राष्ट्रपति ही उसको हटा सकता है, कोई दूसरा संस्था उसके जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पे इंक्वायरी की उसके बेसिस पे राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। तो इतना पावर है, इस वास्ट पावर को कभी कभी मिसयूज भी किया जाता है। तो उन सब चीजों पे ये सारी जो चीजें हैं रोकथाम के उपाय करने के साथ साथ में हमें संस्था को भी सुगठित और बिल्कुल सही तरीके से रखना पड़ेगा, तभी हमारी संस्थाएं चल पाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।